दोस्तों, आज हम ऐसे कानून की बात करेंगे जो रेवेन्यू कोर्ट्स, जो मालिया अदालतें हैं, उनको भी बहुत 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 बड़ी पावर देता है। तो रेवेन्यू अथॉरिटीज क्या है? आप देखिए कि नायब तहसीलदार की अदालत, तहसीलदार की अदालत, एसडीएम की अदालत, डीसी की अदालत, कमिश्नर की अदालत, एफसीआर की अदालत, ये सब ऑफिसर्स जब रेवेन्यू मसलों के बारे में कोर्ट होल्ड कर रहे होते हैं तो वे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होते हैं। तो रेवेन्यू अथॉरिटी की हाजिरी में अगर कोई आदमी, कोई भी बंदा नीचे लिखे 5 जुर्म करता है तो उसके लिए जो पावर रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 5 जुर्म बुक में लिखे हैं ना जी, ये लिखे हैं अगेंस्ट दी पब्लिक सर्वेंट, लेकिन हम यहाँ रेवेन्यू अथॉरिटी लफ्ज यूज करेंगे या रेवेन्यू कोर्ट करेंगे क्योंकि इस कानून का दायरा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत अदालतें आती हैं, तो उनके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आज क्योंकि हमारा टॉपिक रेवेन्यू अथॉरिटीज है, तो अगर कोई बंदा रेवेन्यू अथॉरिटी की हाजिरी में कोई कागज ना दे, मतलब रेवेन्यू अथॉरिटी को हक है कानूनन कि कोई वो दस्तावेज या कागज या रिकॉर्ड किसी डिपार्टमेंट से या किसी भी बंदे से मंगवा सके और वो कागज देने को बंदा इनकार कर दे जानबूझकर। ये होता है आमतौर पर सरकारी महकमों में, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं आमतौर पर उन डॉक्यूमेंट के आधार पर उस महकमे के कुछ गलत या गंदे बंदे फंस जाते होते हैं। तो फंसने से बचने के लिए वो इधर उधर करते रहते हैं, जी मिला नहीं जी, कागज मिला नहीं। लेकिन उसमें रेवेन्यू अथॉरिटी, लेकिन ये जुर्म है और रेवेन्यू अथॉरिटी उसमें क्या कर सकती है ये आज हम देखेंगे। दूसरा जी, अगर रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने बंदा कानूनी कसम, ओथ, हल्फ लेने से इनकार कर दे, ये वही हल्फ है जो आपने फिल्मों में देखा होगा कि गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। तो वो इसलिए है, ये धार्मिक सिस्टम नहीं है मेरे ख्याल, ये इसलिए है कि कसम खाने के बाद भी अगर वो बंदा अदालत के सामने या अथॉरिटी के सामने झूठ बोलता है तो उसको फॉल्स एविडेंस की, परजूरी की सजा मिलेगी जो कि काफी सख्त होती है। तीसरा जुर्म है जी जवाब ना दे किसी बात का, मतलब लीगली वो बंदा रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने सच बताने को बाध्य है, पाबंद है, उसको कानूनन उसे सच बताना है रेवेन्यू अथॉरिटी को, तो वो सच तो छोड़ो किसी बात का भी जवाब ना दे तो ये जुर्म हो गया तीसरा। चौथा जुर्म, अगर वो रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने दस्तखत, सिग्नेचर करने से इनकार कर दे। ऐसा आमतौर पे जो गंदे गवाह होते हैं ना जी, बहुत गंदे ही बोलेंगे, वो गवाही तो दे देते हैं, गवाही लिख ली जाती है, टाइप हो जाती है, फिर बाद में उन्हें याद आता है ये मैं क्या बोल गया, कहीं इस गवाही से मैं ही ना फंस जाऊं, तो फिर वे कहते हैं जी मैं नहीं साइन करता। मैंने कई ऑफिसर्स को देखा है, अरे यार साइन नहीं कर रहा, अब क्या करें? तो वो क्या करें आज हम देखेंगे। लास्ट जुर्म है जी कि रेवेन्यू अदालत, रेवेन्यू कोर्ट के सामने किसी केस की कार्रवाई चल रही है, उस दौरान कोई भी बंदा कोर्ट की बेइज्जती कर दे या उस कार्रवाई में दखल दे, खलल डाले, रुकावट डाले, विघ्न डाले, तो ये 5 ऑफेंसेस हैं जी जिनमें रेवेन्यू अथॉरिटी को स्पेशल बहुत बड़ी पावर दी गई है। वो 5 ऑफेंसेस क्या हैं फिर देख लें हम एक बार। कागज ना दे, हल्फ ना ले, जवाब ना दे किसी बात का, दस्तखत करने से इनकार करे या अदालत की बेइज्जती करे या खलल डाले काम अदालत के। तो ऐसा होने पर इन 5 में से कोई भी जुर्म अगर कोई बंदा कर देता है, बदतमीज बंदा, मतलब बदतमीजी हुई ना, ये बदतमीजी टाइप ही जुर्म हुआ है, कंटेम्प्ट टाइप चीजें हैं ये।
तो रेवेन्यू अथॉरिटी क्या करेगी, उसको अरेस्ट कर लेगी। अरेस्ट करके बंदी घर भेज देगी। इसमें जेल पिक्चर में नहीं आ गई, क्योंकि सारा कुछ एक ही दिन में खत्म हो जाना होता है इसमें, इस सिस्टम में। तो जेल दूर होती है, वहां नहीं भेजते। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही एक बंदी घर बना होता है, बख्शी खाना बना होता है, जहां कैदी रखे होते हैं अदालतों में पेश करने के लिए। वहां उसको बंद कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो आप बोलेंगे भी इसमें क्या है, एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह आम ही पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि एफआईआर लिखी जाए या फलाने को अरेस्ट किया जाए। जिस सेक्शन की, जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, इसमें पुलिस बीच में नहीं आती। जो ऑफिसर है, रेवेन्यू अथॉरिटी है, वो खुद ही अरेस्ट करती है। वो खुद ही अरेस्ट कैसे करेगी? कोई भी बंदा, मतलब रेवेन्यू अथॉरिटी को अगर अरेस्ट की पावर है, किसी भी अथॉरिटी को अगर अरेस्ट की पावर है, तो उसके सामने जो भी बंदा खड़ा है, चाहे उसका कर्मचारी है, चाहे पब्लिक है, चाहे कोई सिक्योरिटी पर्सन है या सिक्योरिटी गार्ड है, पीएन है, चौकीदार है, वो उसको बोले कि जी इस बंदे को अरेस्ट करो, नजरबंद करो, मेरा हुक्म है। तो ऐसे वो बंदा नजरबंद, तो अगर कोई जुर्म हो जाए ना, आम पब्लिक भी कर सकती है अरेस्ट बंदे को, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। तो उसको अरेस्ट करके बंदीगढ़ भेज दिया जाता है। उसके बाद जो रेवेन्यू अथॉरिटी है जी अपना काम करने लगती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हक रेवेन्यू अथॉरिटी के टाइम पर आम पब्लिक का होता है। तो आम पब्लिक के जो इंपॉर्टेंट काम है, ऐसे बदतमीजी टाइप इंसिडेंट्स के लिए इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो फिर आम लोगों के जो मोर इम्पोर्टेंट काम है, जो भीड़ लगी है उस दफ्तर के बाहर, उनके कार्य जो है पूरे किए जाएंगे। तो जो अथॉरिटी, रेवेन्यू अथॉरिटी जब फ्री हो जाएगी सभी काम करके, तो उस बदतमीजी जिसने की बंदे को वापस बुलाया जाएगा और एक नोटिस दिया जाएगा कि तू नोटिस का जवाब दे कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक्सप्लेन कर। जैसे सिविल में शो काज नोटिस होते हैं, ऐसा ही नोटिस लगभग। तो जब जवाब दे देता है, और जवाब देने के बाद, जवाब पढ़ने के बाद अथॉरिटी को, रेवेन्यू अथॉरिटी को अगर बंदे पे रहम आ जाता है, चलो छोड़ो, खत्म करो बात को, तो वो 200 रुपये जुर्माना करके बंदे को, उस जिसने बदतमीजी की, जब ऊपर लिखे ऑफेंस किए या कोई भी ऑफेंस किया उनमें से, केस क्लोज कर देगी। इसके आगे अगर रहम नहीं आता अथॉरिटी को, और अथॉरिटी चाहती है कि बंदे ने बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी, गजब बेइज्जती कर दी है, इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, तो रेवेन्यू अथॉरिटी क्या करेगी, एक कंप्लेंट बनाएगी, जो भी हुआ शुरू से लेकर आखिर तक, ये केस चल रहा था, इसमें जिन्हें बदतमीजी की, इस सेक्शन में ऑफेंस किया, फिर इसको अरेस्ट किया, फिर नोटिस दिया, फिर इसने जवाब दिया, ये सब एक कागज में लिख के उसको शिकायत के तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेज देगी। तो इलाका मजिस्ट्रेट क्या होता है? हर एरिया, किसी भी शहर का एक थाने के अंडर आता है, और हर थाना किसी ना किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जज के अंडर आता है। तो इलाका मजिस्ट्रेट वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है जो उस थाने का इंचार्ज होता है, जिस थाने के एरिया में ये रेवेन्यू अथॉरिटी बैठी है अपनी कोर्ट लगा के, जहां उसने, बंदे ने, मुलजम ने बदतमीजी की। तो रेवेन्यू अथॉरिटी एक डेट फिक्स करेगी, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी, जैसे अदालतों में डेटें फिक्स होती हैं कि तू भाई फलानी तारीख को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। वन थिंग ये इंश्योर करने के लिए कि उस दिन बंदा भाग ना जाए, पेश हो, उससे जमानत मांगेगी। जिस बंदे ने जुर्म किया, ऊपर जो 5 जुर्म हमने बताए। अब यहां एक कैच है, हमारे यहां एक कहावत है कि हाकिम व्यापारी कहर खुदा। मतलब जब व्यापारी लोग, बिजनेस करने वाले लोग हाकिम बन जाते हैं, हाकिम मतलब मंत्री और ऑफिसर्स, एग्जेक्टिव, ये हाकिम होते हैं। होते तो वैसे किताबों में तो इनको पब्लिक सर्वेंट लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हाकिम है। तो ये हाकिमों के जब बिजनेस इंटरेस्ट बीच में आ जाते हैं,
तो इनको किसी गरीब, किसी जनता का दर्द, मजबूरी, मुश्किल कुछ नजर नहीं आता। फिर उसके बाद खुदा का कहर ही बरपता है। आपने देखा ही है कि जब एग्जेक्टिव के बिजनेस इंटरेस्ट आ जाते हैं तो कैसे कैसे लोगों पर कहर होता है। लेकिन ये हमारे वाले सिस्टम में, इस सेक्शन में रेवेन्यू अथॉरिटी का अगर कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है तो उसको रहम आ जाएगा। तो वो कहेगी भाई, वो बंदा भी कहेगा जो दोषी है कि सर आप आज ही मुझसे जुर्म हो गया, आज ही मुझे नोटिस मिला, आज ही मैंने जवाब दिया, आज ही मैं अरेस्ट हुआ, अब आज ही खड़े पैर मैं जमानती बंदे कहां से लाऊं। तो अदालत क्या करेगी, रेवेन्यू कोर्ट, कि ठीक है तू जमानत नहीं ला सकता प्रॉपर, तू जाति मुचलका भर दे। सॉरी, मैं आपको क्लियर करूं कि जमानत प्रॉपर क्या होती है। जमानत प्रॉपर में जो दोषी है एक पेज लिख कर देता है कि जब जब कोर्ट बुलाएगी तब तब मैं हाजिर हो जाऊंगा, नहीं तो जितने रुपए, मान लो 50,000 कोर्ट ने बोलेंगे, वो अदा करने का जिम्मेवार होऊंगा मैं। फिर एक और कागज वो जमानती लिखता है। वो जमानती कहता है कि इस मुलजिम को पेश करने की जिम्मेवारी मेरी है, हर तारीख जो अदालत फिक्स करेगी उस तारीख को ये आएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं 50,000 कोर्ट को दूंगा। तो उसके साथ जमानती के जमीन के, प्रॉपर्टी के, कार के कागज लगते हैं टू इंश्योर के इतने पैसे कहां से देगा, मुंह से तो बोल दिया। तो ये प्रॉपर जमानत है। लेकिन प्रॉपर जमानत अब खड़े पैर नहीं ला सकता, तो उससे सिर्फ पर्सनल बॉन्ड भरवा सकता है रेवेन्यू ऑफिसर। और थोड़ा इंश्योर करना है, पक्का करना है कि बंदा आ जाए, तो उसको बोलेगा जा कोई जमानती बुला ले, तो उससे जमानती फार्म भरवा लेंगे कि भी वो जिम्मेवार होगा तुझे पेश करने के लिए। प्रॉपर्टी के कागज साथ लगाए या ना लगाए, ये अथॉरिटी की डिस्क्रिप्शन होती है। तो ये तो हो गई जी असल बात। जिस पावर की बात हम कर रहे थे वो हम डिस्कस कर हटे हैं ऑलरेडी। ये पावर है कि ऐसी ऐसी हरकतें कोई बंदा बदतमीजी करे रेवेन्यू कोर्ट के चलते, तो रेवेन्यू कोर्ट उसके साथ ये सलूक कर सकती है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी पावर है। तो अब आते हैं जी लॉ बुक पर। बेर एक्ट, बेर एक्ट क्या बोलता है? बेर एक्ट में है जी 345 सीआरपीसी, 345 सीआरपीसी बोलती है कि किसी भी अदालत के सामने अगर ऊपर जो हमने बताए हैं वो 5 जुर्म बंदा करता है, तो अदालत उसको पहले अरेस्ट करेगी, फिर नोटिस देगी, फिर नोटिस का जवाब मांगेगी, उसका वर्षन, उसका जवाब सुनकर उसको 200 रुपया जुर्माना कर देगी। और अगर अदालत को लगता है कि जुर्माना कम है, इसको ज्यादा सजा होनी चाहिए, तो वो एक कंप्लेंट बनाकर इलाका मजिस्ट्रेट को भेज देगी, जहां प्रॉपर ट्रायल चलेगा उस बंदे का। जैसे पुलिस जब चार्जशीट या चालान पेश कर देती है कोर्ट को, तो उसके बाद चार्ज लगता है, फिर गवाहियां आती हैं, फिर बहस होती है, फिर फैसला होता है, प्रॉपर ट्रायल चलता है। ऐसे चलेगा जैसे क्रिमिनल केस चलता है। तो इसमें आगे है जी कौन कौन से ऑफेंस, कौन से 5 ऑफेंस हमने ऊपर देखे कि 5 ऑफेंसों की बात हुई जो रेवेन्यू अथॉरिटी के हाजिरी में हो, तो ये एक्शन रेवेन्यू अथॉरिटी ले सकती है। वो है जी 175 आईपीसी। अगर पब्लिक सर्वेंट को कोई डॉक्यूमेंट देने से इनकार कर दे बंदा जानबूझकर, वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक सर्वेंट उससे मांग सकता हो या वापस आ जाए, रेवेन्यू अथॉरिटी उससे मांग सकती हो। 178 आईपीसी, अगर रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने कोई भी बंदा कानूनी हलफ लेने से इनकार कर दे, बहुत सारे बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो हलफ लेने के बाद ही हो सकती हैं। उसके लिए ऑफिसर बंदे को कह सकता है भी पहले हलफ ले फिर बयान दे। अगर वो हलफ लेने से इनकार कर दे तो उसका ऑफेंस हो गया इस सेक्शन 178 में। 179 है कि किसी बात का जवाब ना दे। पब्लिक सर्वेंट या रेवेन्यू अथॉरिटी
लीगली एंटाइटल्ड है, लीगली उसको हक है कि वो बंदे को कहे भी बोल, कुछ बोल और सच बोल। सच बुलवाने का अधिकार हो अथॉरिटी को, और बंदा सच तो क्या बोलना है, कुछ भी ना बोले कि मैं तो बोलता ही नहीं जी, जवाब ही नहीं देता आपकी बात। तो ये ऑफेंस हो गया 179 का। 180 है जी कि दस्तखत करने से इनकार कर दे, साइन ना करे। ये आम ही हो जाता है। बंदे जो माड़े गवाह होते हैं ना, ये गवाही तो दे दी, गवाही लिखी गई या टाइप हो गई, तो उसके बाद उनको नजर आता है ये मैं क्या बोल गया, कहीं मैं ही ना फंस जाऊं, तो फिर वो कहता है मैं नहीं साइन करता। तो ऐसे में मैंने ऑफिसर्स को बड़ी परेशानी में देखा है जी, साइन नहीं कर रहा, अब क्या करें। करना क्या है जी, फिर अरेस्ट करो, फिर एक और नोटिस दो, फिर जवाब लो, फिर एक और जुर्माना कर दो जैसे ऊपर। चलो ये तो वो बात हो गई। आप ये भी लिख सकते हैं जिमनी में कि साइन इसने नहीं किया। फिर आगे आ गया जी 228, 228 सेक्शन है, ये सबसे ज्यादा फील्ड कवर करती है कि अदालत में जब केस चल रहा हो, रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने कोई केस की कार्रवाई चल रही हो, तब जानबूझकर कोई बंदा कोर्ट की, अदालत की बेइज्जती करे या काम में दखल दे, खलल डाले, ये ऑफेंस है 228 में। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि रेवेन्यू कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट सारे के सारे जो मैंने ऊपर बताए, अगर कोई केस की कार्रवाई चल रही है तो वो कानूनन जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, वन थिंग। सेकंड, सारे के सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं आईपीसी के अंतर्गत। तो ये तो सब हो गया जी, लेकिन लास्ट में थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज कब और कैसे इस पावर को यूज करें। पहली बात, ये पावर यूज करें जब वो कोर्ट होल्ड कर रही हो, मतलब उनकी अदालत लगी हुई हो और उस अदालत में कोई केस चल रहा हो। दूसरी बात, ये एहतियात है, मतलब ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, मतलब ताकि बोनाफाइड शो हो, आपके नेक नियति शो हो। जब अरेस्ट कर लिया बंदा आपने, किसी ने बदतमीजी की आपके कोर्ट की कार्रवाई के चलते के दौरान, उस बदतमीज को अरेस्ट करके आपने बंदीगढ़ भेज दिया, बख्शी खाने भेज दिया, तो आप क्या करेंगे, रेवेन्यू अथॉरिटी क्या करेगी, जो केस चल रहा था जिसके दौरान बदतमीजी हुई, उसमें एक छोटा जिमनी ऑर्डर लिखेगी 5, 7, 8, 9 लाइनों का कि ये केस चल रहा था, उस केस में गवाही हो रही थी या बहस हो रही थी या सवाल जवाब हो रहे थे या रिप्लाई आ रही थी, जो भी हो रहा था, वट उस दौरान इस बंदे ने ये बदतमीजी की। फिर आप लिखेंगे कि वो बदतमीजी कौन सी सेक्शन के, आईपीसी की जो 4-5 सेक्शन ऊपर हमने देखी हैं, कौन सी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स पूरे करती है। फिर आप लिखेंगे कि ये इंग्रेडिएंट पूरी हैं, इसलिए बंदे को अरेस्ट कर लिया गया और बंदी गिरा भेज दिया गया है। फिर आप अपना बाकी जरूरी काम करेंगे जैसे कि ऊपर देखा है। चौथी बात ये है कि आप उसको जवाब का मौका जरूर देंगे, क्योंकि नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड ऑडी एल्ट्रम पार्टेम, मतलब किसी का पक्ष सुने के बिना सुने किसी को भी कोई भी सजा, जुर्माना या कोई भी नुकसान उसका नहीं किया जा सकता कानूनन। तो जवाब का मौका देने के बाद पांचवी बात है जी, आपने एक ऑर्डर पास करना है। वो ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। ये नहीं मैं कहता कि थीसिस लिख दो आप या बड़ी लंबी चौड़ी जजमेंट लिख दो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि ये लिख दो कि हार्ड फाइंड, नो। आपने लिखना है जो आपने ऊपर जिमनी में लिखा कि ये केस चल रहा था, इस केस की फलां कार्रवाई चल रही थी, एग्जैक्टली क्या कार्रवाई चल रही थी स्पेसिफिकली, उस दौरान इसने ये बदतमीजी की, ये बदतमीजी फलाना सेक्शन के अंदर ऑफेंस है, इसलिए इसको अरेस्ट कर लिया गया और बख्शी खाने भेज दिया गया। फिर उसमें वो लिखेंगे जो आपने नोटिस में लिखा, नोटिस में वो सब लिखेंगे जो ऊपर आपने जिमनी में लिखा कि इसने इस केस के दौरान ये किया,
ये ऑफेंस हो गया, इसीलिए इसको मैं नोटिस दे रहा हूं। फिर आगे अपने ऑर्डर में उसका जवाब लिखेंगे, फिर नोटिस का जवाब उसने क्या दिया। फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब क्लियर करेंगे कि क्यों मैं इसका जवाब नहीं मान रहा और क्यों इसको इस सेक्शन का दोषी पाकर सजा देने लगा हूं। तो स्पीकिंग ऑर्डर कुछ 8-10 लाइनों का कम से कम मतलब चाहिए। आप किसी की और उसको कन्विक्शन करने जा रहे हैं क्रिमिनल केस में, जो सारी उम्र हो सकता है उसको चुभती रहे, तो आपको भी दयानतदार एक गुड ऑफिसर की तरह बिहेव करना बनता होता है कि ऑर्डर स्पीकिंग करें, लॉजिकल करें, रीजनड करें, वो ऑर्डर बताए कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इसके साथ ही ये 345 CRPC कंप्लीट होती है।